जैसे हर नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं बताता, कुछ नक्शे भविष्य भी बताते हैं। कैसे शहरों का विकास होगा, किन शहरों में आपदाएं आने की संभावना है, कैसे जलवायु का स्तर कम ज़्यादा हो सकता है, इन्हीं सवालों का जवाब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कई समय से दे रही है। और हमने पिछले पॉडकास्ट में देखा भी कैसे जीआईएस और रिमोट सेंसिंग आपके करियर को चार चांद लगा सकती है। इसी भविष्य को समझने के लिए हमारे पास आज मौजूद है एक अनुभवी विशेषज्ञ जिन्होंने पिछले एक दशक से ज़्यादा इस फील्ड के अंदर काम किया है। मैं आज वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर चंद्रशेखर सर का, जो हिसार जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टेरा टू मैप्स के फाउंडर व डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और मैं वेलकम करूंगा पीआर जोग्राफर्स की टीम का, जो ज्योग्राफी के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ज्योग्राफी का ही एक टेक्निकल टर्म मैं बोलूँगा कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जो ज्योग्राफी को और भी आगे तक लेके जा सकता है, उस विषय को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने मुझे टाइम दिया। सर, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि सर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वास्तविकता में है क्या। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कोई ये स्किल है, कोई टेक्नोलॉजी है, या ये ज्योग्राफी की कोई ब्रांच है, या सर कई बार बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। देखिए, बीइंग डायरेक्टर टेरा टू मैप में और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, और मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने जिस तरीके से इसको देखा है, ये एक तरह से एक साइंस भी है, एक टेक्नोलॉजी भी है, एक सब्जेक्ट भी है, और अब तो ये एक प्रोफेशन भी है, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक तरह से स्टूडेंट अर्न करते हैं और अर्ली स्टेज में अर्न कर पाते हैं। तो सब्जेक्ट इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब तक कोई विषय आपको पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। और पढ़ाने के साथ साथ जब ज्योग्राफी के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया तो उसको हम लोग जीआईएस बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। निकला ज्योग्राफी से ही है। ज्योग्राफी आज से पहले क्या था? ग्राउंड का विषय था। ग्राउंड का विषय था। और आप अगर बात करेंगे, जैसे एक अच्छी स्टडी के लिए एक मैप की आवश्यकता होती है, तो मैप आज से पहले हमें मिलता था सर्वे ऑफ इंडिया से, जिसको हम टोपो शीट्स बोलते हैं। तो वो जो टोपो शीट्स में जो गैप था वो 10 साल का था। जैसे आज 2011 में कोई टोपो शीट बनी है, जो जिसमें 2011 और 2001 की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो टोपो शीट्स बनेगी उसमें इंफॉर्मेशन आपकी नेक्स्ट डिकेड की आएगी। तो 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं ग्राउंड पे। और ये जो ज्योग्राफी के साथ जब टेक्नोलॉजी ऐड हुई, तब हम लोग इसको जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलने लगे। और इसका क्या उद्देश्य था करने का, कि वो जो गैप था, वो जो 10 साल का, जिसमें हम लोग चेंजेस को पता नहीं लगा पाते थे या 10 साल के बाद कोई प्लानिंग होती थी, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी ऐड की। उस टेक्नोलॉजी से हमें डायनेमिक चेंज, जैसे हर अगले साल हमें पता लग जाता है कितना अर्बन ग्रोथ हुआ, कितना एग्रीकल्चर बना। तो ये सारी चीज जो है वो एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी, तो हम लोग इसको टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, रिमोट सेंसिंग एक विषय भी है, तो हम इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और प्रोफेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो भी अब परियोजनाएं चल रही हैं नई, जो सरकार द्वारा चल रही है, जैसे हमारी सड़क है, या फिर
एग्रीकल्चर की कुछ प्लानिंग्स चलती हैं, या अर्बन की जैसे प्लानिंग चलती है, या सेंसस भी अब बात करेंगे 2027 का जो सेंसस है, वो सारा का सारा जीआईएस पे डिपेंड। तो एक प्रोफेशन इसलिए बोलेंगे कि जितने भी जो मेन पावर रहती है वो मैक्सिमम ज्योग्राफी से निकल के आती है। तो ज्योग्राफी के लिए एक अच्छा माध्यम भी है आगे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने का, तो हम लोग इसको एज ए प्रोफेशन भी डील करते हैं। तो जीआईएस इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। और बात रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग हमें एक तरह से सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड करवाता है, और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो हमें टाइम टू टाइम और डे बाय डे हमें प्रोवाइड करवाता रहता है। तो हम लोग मोटा मोटा ये अगर बोलें कि रिमोट सेंसिंग आंख है, तो जीआईएस एक तरह से दिमाग है, माइंड है। सर बड़े ही आसान शब्दों में आपने इसका अंतर स्पष्ट किया। सर अगला सवाल ये है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सर हम सोल्व कैसे करते हैं। कुछ बच्चे बार बार हमसे ये पूछते हैं कि आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और आजकल जो ड्रोन मैपिंग का जो एरा स्टार्ट हुआ है, इस पे आपने बहुत सारा काम किया है। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि जीआईएस सिर्फ मैप्स तक सीमित नहीं है, ये लोगों की प्रॉब्लम भी सोल्व करता है? तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उस चीज़ को सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकालना हो जीआईएस से, तो सबसे बड़ा इशू और सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो है प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो प्रॉब्लम हर एक फील्ड में, हर एक एलिमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में बीमारी रहती है, फसलों में बीमारी है, सॉइल की प्रॉब्लम रहती है, वाटर की प्रॉब्लम रहती है। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जो है वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है, पानी की निकासी कहाँ से हो। दूसरा प्लानिंग कैसे हो, मतलब कमर्शियल एरिया कहाँ हो, रेसिडेंशियल कहाँ किस एरिया में हो, और एजुकेशनल जो है वो कहाँ हो, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्लाइमेट में कितनी नाइट्रोजन बढ़ गई है, घट गई है, कितनी जो हानिकारक गैसेज हैं वो कितनी बढ़ गई है, अब कितना जो सिनेरियो है वो कैसा है, उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। अब इनका जो हम सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग जैसे अभी सैटेलाइट्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सैटेलाइट देखता है कि फसल पिछले साल कैसी थी, अब कैसी है। तो हम लोग जनरली देखते हैं, और एक हर अब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस मतलब लगभग पिछले दशक से बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो मॉडल्स आए हैं या फिर जो हमने इंडाइसिस जो जनरेट किए हैं उसकी मदद से ये पता लगा पाते हैं कि इंडिविजुअल क्रॉप में बीमारी क्या है और कितनी क्रॉप को वो डैमेज कर सकती है। और पता कैसे लगता है, हर एक सैटेलाइट में, बट क्रॉप, हर एक क्रॉप अपना एक सिग्नेचर उसका रहता है, हर एक क्रॉप का, हर एक वेजिटेशन का, हर एक एलिमेंट का। तो बेसिकली बीमारी पता लगती है वो जब सिग्नेचर और वो जो उसमें क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस की मात्रा, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास इमेज में पिक्सल की वैल्यू क्या है या एनडीवीआई वैल्यू क्या आएगी। उसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि क्रॉप हेल्दी है, पुअर है, कैसी है। अगर पुअर है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई बीमारी लगी है, तो वो हम लोग ग्राउंड से वेरीफाई करते हैं, और नेक्स्ट जो क्रॉप रहती है उसको, उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करने में हमारे मदद मिल जाती है, जो कि पूरे एरिया पे, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आप एक जगह की बीमारी पता लगा सकते हैं अपने खेत की, लेकिन आप पूरे हरियाणा की बात आए या पूरे इंडिया की बात आए तो रिमोट सेंसिंग की आपको सहायता लेनी पड़ेगी, कितना एरिया डैमेज हुआ। दूसरा ये प्रॉब्लम रहती है इंश्योरेंस, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है उनके लिए भी ये बड़ी बैटल होती है कि आप कितना एरिया को क्लेम करोगे। सपोज आग लग गई, फायर इंसिडेंट्स हो गए, तो वो क्या है, पटवारीज होते हैं, तहसीलदार होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि ग्राउंड पे आग कितनी लगी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते और रैंडमली वैसे लिख देते हैं, लिखते होंगे शायद। तो
वो जो चीजें हैं वो पिन पॉइंट हम सैटेलाइट की मदद से निकाल सकते हैं कि कितना एरिया फायर से डिस्ट्रॉय हुआ। तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बेस मान के, उसको एविडेंस मान के एक एस्टिमेट करके और फार्मर को क्लेम प्रोवाइड करवाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद अर्बन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया कि आप कमर्शियल कहाँ स्टेब्लिश करोगे, जैसे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अर्बन ग्रोथ होगी, एमसी लिमिट बाउंड्री एक्सटेंड होगी, तो वो जो एग्जिस्टिंग तो देखो है जो है, अब उनको तोड़ के तो गवर्नमेंट नहीं कुछ बना सकती, लेकिन जो नया जो अभी डेवलप हो रहा है पेरी अर्बन में, वो तो एटलीस्ट वेल प्लान्ड हो सकता है। तो उसके लिए एक प्लान मैप बनाया जाता है, जो ओपन एरिया है उसको यूज किया जाता है। जो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हम लोग कहीं अर्बन प्लानिंग के चक्कर में, और जो वेल यानी कि फर्टाइल लैंड है जहाँ एग्रीकल्चर काफी अच्छी होती है, हम वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ वेस्ट लैंड है। सबसे पहले हम लोग वेस्ट लैंड के लैंड यूज लैंड कवर निकालते हैं। वेस्ट लैंड आता है उसमें, वेस्ट लैंड ओपन एरिया और डेजर्टिक एरिया, फैलो लैंड जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, सबसे पहले उन एरिया पे प्लानिंग्स होती है। और वो प्लानिंग्स देखी जाती है कि रोड कहाँ से निकल रहे हैं। जो रोड के आसपास जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो कमर्शियल होंगी, इंडस्ट्रियल होंगी, एजुकेशनल होंगी। और जहाँ वाटर मतलब वाटर की क्वालिटी ठीक है या सारे पैरामीटर्स ठीक है, वहाँ हम लोग रेसिडेंशियल कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं अर्बन प्लानिंग की, वो हम लोग इस जीआईएस से सॉल्व कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और प्लानिंग हमेशा अच्छी होती है, प्लानिंग से जो काम किया जाए वो डेफिनेटली अच्छा होगा। और दूसरा एयर में, अब तो सबसे बड़ा इशू जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन का। हम लोग जब एनवायरमेंट में जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि गैसेज का करंट में सिनेरियो क्या है, यानी कि कितनी गैसेज एनवायरमेंट में जो हानिकारक है, ग्रीन हाउस जो गैसेज है, वो उनका कितना रेशो बढ़ रहा है, जब हमें ये पता लगेगा और किस किस एरिया में, और कारण भी पता लगेंगे। सपोज करो ऐसे एरिया पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, अगर मीथेन का ही कर रहे हैं सपोज, CH4 का, उसके बाद ये पता लगा कि कहाँ किस किस एरिया में सरप्लस जो है मीथेन गैस एमिशन होता है, ठीक है। तो वो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली स्टडी की थी मीथेन गैस प्लस राइस, जो राइस ग्रोइंग एरिया है वहां पे मीथेन ज्यादा एमिशन होता है। क्यों? क्योंकि जो राइस है उसके नीचे जो वाटर रहता है वो एक तरह से इकट्ठा होता है और वाटर लॉगिंग टाइप की सिचुएशन क्रिएट करता है। लाइक पानी सीपेज नहीं होता और पानी खड़ा रहता है। और राइस क्रॉप भी ऐसी होती है कि खड़े पानी में राइस होती है, उसके बाद इरिगेशन भी ज्यादा रहती है राइस में। तो वो जो गैस है वो, और दूसरा कारण रहता है कि जो राइस का स्ट्रो होता है उसमें कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं होता, मतलब गैप का मतलब कोई गांठ या इस टाइप का नहीं होता ताकि गैस को ऊपर जाने से रोके। तो वो एक स्ट्रो का काम करता है। तो वो जो राइस निकली वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में एमिशन होती है। तो ये कारण रहते हैं, इनका हम लोग जीआईएस से सोल्व करते हैं कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रीड चेंज करो राइस की जो कंपनी में हो, या इस टाइप का के मीथेन को और जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे उसका गार्बेज है, गार्बेज को ना जला के उसका हम लोग कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में या ब्रिकलिन सींट भट्टों में वहाँ ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर लें। तो इस टाइप की प्लानिंग जो है वो जीआईएस जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और भी बहुत सारी हैं जिनमें मैं और प्रोजेक्ट्स की आपने बात की कि एग्रीकल्चर में डेफिनेटली मैं 2009 से इन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे को लगभग 14 या 15 साल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। एग्रीकल्चर के भी किए हैं, सॉयल एंड वाटर से रिलेटेड, अर्बन, और दूसरा ये जो कृषि से रिलेटेड जो चकबंदी हुई थी उसमें जो मुसावीज बनी थी, लैंड रिकॉर्ड्स बने थे, उनका डिजिटाइजेशन और उनको एक तरह से पेपर से डिजिटल फॉर्मेट में लेके आना, वो कन्वर्जन जो हमने किया। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग अब, जैसे फायर स्टबल बर्निंग है, फायर मतलब राइस की भी है और व्हीट की भी है, दोनों स्टबल बर्निंग में भी हमने काम किया, कैसे डाटा आता है, कैसे हम लोग उसकी सोल्व कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, और अब तो नीड है
अगर इस चीज का प्लान अच्छे से करना है तो आपको जीआईएस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक ग्राउंड पे फिजिकली हम लोग इस चीज को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं फ्लड का। अगर फ्लड एक डिजास्टर है, अगर वो आता है तो हम एक पैरेलल खड़ा होके या ग्राउंड पे खड़े होके एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितने एरिया में फ्लड आई, जो कि हमें इमीडिएटली उसका एस्टिमेट चाहिए होता है ताकि हम प्लानिंग कर पाए इमीडिएटली। तो वो सेटेलाइट करवा पाता है। सेटेलाइट से हमें पता लग जाएगा कितने एरिया में पानी फैल गया और कितने एरिया में फैल सकता है, तो हम लोग पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। और फ्लड आने से पहले भी हम लोग जो रेनफॉल का डाटा है उनका मैप बना सकते हैं और उनसे जो है ये देख सकते हैं कि स्लोप किस साइड है और कहाँ कहाँ पानी आ सकता है। तो ये सारे प्लानिंग के विषय हैं और जीआईएस में जीआईएस से हम लोग इनको सोल्व कर पाते हैं। सर एक बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि जब हमें पता लग जाए कि जीआईएस क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, तो बच्चा अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे कैसे बढ़ सकता है? वो इसी फील्ड के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जाए या प्राइवेट सेक्टर में जाए या कोई स्पेस सेक्टर का चुनाव वो करे? जी, तो मैं इस विषय पे अपने अगर विचार बताऊं तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मैं मानता हूं वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग है। क्यों? क्योंकि ये फील्ड ज्योग्राफी और जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है वो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अदर साइंस अगर देखें तो वो जैसे अगर लिटरेचर की बात करें, हिंदी, इंग्लिश और ये सारी चीज़ों के लिए एक ही जॉब अपॉर्चुनिटी बचती है, वो है एजुकेशन और वो है एकेडमिक। लेकिन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो आगे निकल कर आती हैं अगर वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के फील्ड में आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग स्टार्ट कब करें। आपने एमएससी कर ली, अब आपके मन में आया क्योंकि एमएससी में आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा रिमोट सेंसिंग जीआईएस है, तो मैं अगर अपने विचार से बताऊं तो अगर आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप पूरे तरीके से एक ही फील्ड में आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, जैसे नेट भी क्लियर करते हैं, है ना, तो नेट क्लियर करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ भी जाते हैं, और जैसे पीजीटी, टीजीटी, टीचर ज्योग्राफी के एकेडमिक बोल सकते हैं, तो उस फील्ड में अगर जाते हैं तब भी आपको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तो फिर भी कवर करना पड़ेगा। आप देख लो, आप अगर टेस्ट देते हो, यूजीसी का नेट देते हो या कोई भी एग्जाम देते हो, तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो है वो भी करना जरूरी है, और दूसरा आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हो। तो और दूसरी बात ये है कि अर्निंग की जहां तक, और सबसे बड़ा सवाल भी यही रहता है कि हम लोग हम स्टूडेंट्स कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का यही रहता है कि आप इसमें अर्निंग कितना कर पाओगे, आपको सैलरी क्या मिलेगी, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, और यही आपका भी क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की जॉब को। एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तो मैं इतने नाम है, मैं आपको एक एक का नाम नहीं बता सकता। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इज अ बेस ऑन टोटली प्रोजेक्ट्स। जब तक गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जब तक प्रोजेक्ट्स हैं तब तक मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। और आज से 10 साल पहले इतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे जितने कोरोना के बाद जो बूम आया प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि प्लानिंग की आवश्यकता कोरोना में भी पड़ी। कोरोना में भी समझ में आया कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग क्या है। क्यों? क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ और जब लॉकडाउन लगा, तब जो कोरोना के शिकार थे, अब उनके लिए हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल नियर बाय रहेगा, किस हॉस्पिटल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारा एक, क्योंकि मैंने भी इसी में काम किया कि हम लोग हर्षक में थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो
पोर्टल पे जो गुड़गांव का पोर्टल जो चलता था उस पे कितने बेड खाली है, कौन से हॉस्पिटल में खाली है, वो आपके नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल है, आप कहाँ एडमिट हो सकते हैं, उसकी सारी सर्विलेंस जीआईएस से हुई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है जीआईएस। और उसी टाइम के बाद बहुत सारा बूम आया प्राइवेट सेक्टर में, और बहुत सारे, दो तीन बड़े नाम लूंगा, आरएमएसआई है, रोल्टा है, पेन इंडिया है, इन्फोटेक है, विप्रो कंपनी है, बहुत सारी, रामटेक है, और ये सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। बल्कि इंडिया के लिए ही नहीं, बाहर की कंट्री जो हैं, क्योंकि इंडिया में मैन पावर थोड़ा चीप है, तो इस वजह से इंडिया से मैन पावर, और इंडिया में बाहर के प्रोजेक्ट्स भी जो फर्स्ट फेज के हैं, सेकंड फेज के हैं, वो करवाए जाते हैं, और एक अच्छी सैलरी जो है, और एक अच्छा आउटपुट, मतलब एक अर्ली अर्निंग जिसको बोल सकते हैं, वो जीआईएस में कर सकते हैं। और जो जॉब के लिए अगर बात करें डेजिग्नेशन की, तो वो आपकी रिसर्च एसोसिएट भी रहती है, और जीआईएस इंजीनियर, जीआईएस एग्जीक्यूटिव, जीआईएस मैनेजर, जीआईएस टीम वर्कर, जीआईएस एनालिसिस्ट, इस टाइप की डेजिग्नेशंस रहती हैं जिसपे जो जॉब कर पाते हैं। सर आजकल एक सवाल ये भी रहता है कि मन में कि जो जब से आपने जैसे मेंशन किया पेंडेमिक के बाद से सर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा बूम करा है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इंजीनियर हैं उनके लिए जो बड़ी आसान हो गई है। तो क्या हमारी इस फील्ड के अंदर जीआईएस रिमोट सेंसिंग करने वाला जो स्टूडेंट है उसको भी इसका फायदा होता है? डेफिनेटली, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग का मतलब यही है कि आप बिना ऑब्जेक्ट को छुए आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप चाहें आप होम घर से करें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, तो कुछ कंपनीज कॉन्फिडेंशियल चीजों के कारण आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकती, क्योंकि डाटा चोरी हो सकता है। तो और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी, जैसे हम लोग घर से भी करते हैं, रिसर्च का कोई काम है वो घर से कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। और अगर कोई जैसे बाहर कंट्री का कोई प्रोजेक्ट है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया में किसी कंपनी में लगे और वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला, इसके बाद बाहर कंट्री भी ये चाहती है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू दो, और ऑनलाइन इंटरव्यू दो, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उन्हीं के सर्वर पे आपको पासवर्ड दिया जाता है, आपको एक विंडो दी जाती है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, डॉलर्स में आपकी इनकम रहती है। तो वो ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आप फेस टू फेस उनकी लैब में या ऑफलाइन जो है कैंपस में अभी आप काम कर रहे हो, नहीं, आउटपुट से मतलब रहता है बेसिकली। और आउट अभी जो इंडस्ट्री जितना भी काम कर रही है वो यही काम कर रही है, उनको नहीं मतलब कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको मतलब है आउटपुट से। उनका आउटपुट अगर 100% है तो फिर वो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है। तो ये कल्चर चल रहा है। दूसरा, अब मैं प्राइवेट, जैसे मैंने बताया, उसके बाद आते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में हर एक स्टेट में एक स्पेस सेंटर, ये हम सभी को पता है, जो भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है या जो जीआईएस से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, पंजाब में पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर है, और राजस्थान में काजरी के नाम से है, और उत्तर प्रदेश में यूसेक है। इसी तरीके से अपना अपना स्पेस सेंटर हर स्टेट में। और इंडिया लेवल पे सभी को पता है इसरो नेशनल लेवल पे जो काम करता है, और भी बहुत सारे नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर फोरकास्टिंग में जो काम करता है, पूसा कैंपस में एमएनसीएफसी है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं, ऑटोनोमस बॉडी भी हैं, वो इस फील्ड में काम करती है, तो वहाँ पे भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वहाँ आपको वो सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिलेक्शन के लिए होते हैं। आपको बाकायदा टेस्ट भी देना पड़ेगा, आप अप्लाई करोगे, टेस्ट दोगे, उसमें क्वालिफाई होगे, उसके बाद आपको चांस मिलता है। जबकि अगर मैं डिफरेंस बताऊं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अपनी आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो अगर आप सीवी सेंड करते हो, अगर आपका प्रोफाइल उनको पसंद आती है, तो आपको डायरेक्ट हायर कर लिया जाता है। और ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट या फिर ऐसा कुछ उनका नहीं रहता क्राइटेरिया। और दूसरी बात सैलरी की, तो उनका कुछ ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता सैलरी का। आप जितना ज़्यादा आप में पोटेंशियल है उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, आप जितना आउटपुट दोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में और भी जैसे अभी रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट रहती हैं,
उसमें भी अच्छी सैलरी है, लगभग 70,000 रुपये के आसपास जो है पर मंथ है। और उसमें भी 3 पार्ट हैं, रिसर्च एसोसिएट 1, 2, 3। और वो भी अलग अलग सैलरी, जैसे 1 की है लगभग 55 के आसपास, 2 की 65 के आसपास, 3 की 80,000 के आसपास। तो ये सैलरी रहती हैं। और इनका सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि आपका, अगर आप जेआरएफ का इंटरव्यू फेस करते हो और जेआरएफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास यूजीसी नेट आपका पास आउट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये सब, इसका जो बजट बनता है वो यूजीसी से बनता है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा कुछ और इस सर आजकल स्पेस सेक्टर की हम बात करते हैं तो आजकल हमारे देश में भी ट्रेंड आ चुका है कि स्टार्टअप कर रहे हैं स्पेस एजेंसीज के अंदर। जैसे हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी ने भी अपनी प्रथम जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर लॉन्च करी। तो क्या सर जीआईएस रिमोट सेंसिंग वाला स्टूडेंट भी कोई स्टार्टअप कर सकता है भविष्य में? देखिए, ये जो इन इसरो में लगा लो या फिर नासा में लगा लो, ये हम ही लोग हैं जो इनमें स्पेस एजेंसीज में काम करते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो टेक्निकल से हो। एमटेक इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स है, एमएससी इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स है, एमएससी ज्योग्राफी है, या फिर जो आईटी सेल से अगर बात करें, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है। अब तो एआई और एमएल से भी होने लग गया और डाटा साइंस से भी है। तो इस टाइप की जो मेन पावर है वो आने वाले, और मैं बात करूंगा जेन जी की, जो मोस्ट ट्रेंड में है अब जेन जी। तो ये जो जेन जी है, ये सारा टेक्निकल टर्म से और सारा टेक्निकल स्टाफ, और ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईरा में टेक्नोलॉजी में ही काम करेगा। और विदाउट टेक्नोलॉजी मेरी ख्याल से मैं नहीं सोच सकता कि ज्योग्राफी भी आगे चल पाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ जब तक टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज्योग्राफी इज ए स्लो सब्जेक्ट, बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज्योग्राफी इज ए स्लो सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी, अगर मान लो हमें चट्टान की कोई एक रिसर्च करनी है, तो हमें चट्टान के पास जाना पड़ेगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करके लेके आना पड़ेगा। फिर उस सैंपल को हम लोग चेक करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चट्टानों की, रॉक्स की हम लोग वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन सैटेलाइट और जो एआई और एमएल जो चीजें हैं, अब जो इंडाइसिस है, उससे विद इन सेकेंड और विद इन मिनट जो है हम लोग इन चीजों के बारे में पता लगा पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी हम लोग स्लो सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे भूगोलवेत्ता ने किसी एक चीज की खोज, हाँ निकला ज्योग्राफी से ही है, लेकिन स्लो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सदियां बीत गई किसी एक इनोवेशन। अगर पुराने जैसे जो हम लोग प्रोजेक्शन की बात करें, तो एक प्रोजेक्शन को अगर उन्होंने बनाया तो लगभग 15-15, 20-20 साल के बाद कुछ चीजें निकल के आई, और धीरे धीरे उसके बीच में संशोधन हुआ। लेकिन अब जो है, रैपिड सब्जेक्ट है, रैपिड लाइफ है, रैपिड चेंज है, तो रैपिड साइंस भी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये जो है वो रैपिड साइंस हम लोग बोल सकते हैं। जीआईएस ज्योग्राफी का पार्ट है, आईटी इसके साथ जुड़ गई है, तो इसलिए ये फास्ट हो गई, ज्योग्राफी को फास्ट कर रहे हैं हम लोग। सर आज कोई स्टूडेंट अपना करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप क्या रहेगा? कोई स्टूडेंट 12th के बाद से ही स्टार्ट करे, या वो वेट करे ग्रेजुएशन पास करने के बाद, या पोस्ट ग्रेजुएट हुए सर वो, या सर वो नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी करते हुए की तैयारी स्टार्ट करे? तो सर आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर तैयारी बेस्ट हो सकती है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग, और मैं अगर आपको गाइड करूं, तो टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कोई एक उम्र नहीं होती, और ना ही कोई ऐसी एकेडमिक हम लोग कैटेगरी करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट हो तब कर पाएँ, या फिर आप इंटरमीडिएट मतलब 12th के बाद या 10th के बाद, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी आप अडॉप्ट करोगे, क्योंकि अभी क्या सिनेरियो है, हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में जो एनईपी जो एक वर्ड आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जीआईएस और रिमोट सेंसिंग को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी 12th में भी जो एक सब्जेक्ट है रिमोट सेंसिंग जीआईएस का, वो इसीलिए डाला है क्योंकि जो +2 का स्टूडेंट है, देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊं, हमने जब स्टार्ट किया तो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट
यानी कि एमएससी ज्योग्राफी के बाद हमें पता लगा कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग एक साइंस है जो हम लोग आगे जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। हाँ जी सर। जो कि हमें उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मतलब एज जो है वो लगभग 27 के आसपास हो जाती है, और उसके बाद उसमें हम लोग डिग्री करते हैं, फिर हम लोग उसमें काम करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। बजाय इसके तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर 12th +2 से हम लोग उसकी स्टार्टिंग करें तो एक बच्चे में इंथुजियम रहती है, पावर रहती है, क्योंकि ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में फील्ड वर्क भी रहता है और लैब वर्क भी रहता है। तो वो जो एंथुजियम है और वो जो एक काम करने की क्षमता रहती है, वो जब 12th करता है बच्चा और जब कॉलेज में जाता है तो वो मैक्सिमम रहती है। दूसरी बात ये है कि जब भी स्टार्ट करो टेक्नोलॉजी को तो उसी टाइम से वो उस चीज़ को गेन करना स्टार्ट कर देगा, और उसका एक्सपीरियंस, और इस लाइन में टेक्नोलॉजी का क्या है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको तो घूम फिर के बात सैलरी पे आती है। तो बात अगर 12th के बाद अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं और 12th के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी 12th के बाद में भी है हाँ जी। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, लेकिन आपको सैलरी उतनी नहीं मिल पाती क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर करती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन +2 है तो आपको 10 से लेके और 15K तक की सैलरी पर मंथ मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो फिर वो सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यानी कि 20 से 30 के आसपास हो जाती है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में जॉब करते हो तो फिर आपकी जो अकॉर्डिंग टू आपकी डेजिग्नेशन आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि अबव 50 कह सकते हैं, अबव 30 कह सकते हैं। तो वो मैटर करता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा जल्दी अडोप्ट करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, बल्कि माइंड भी ठीक रहता है और माइंड भी शार्प रहता है जब बच्चा 12th में होता है, 10th में होता है, तो वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा। और आज जो है वो साइंस जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की है और पढ़ाया भी जाता है, तो मैं ये बोलूँगा कि +2 के बाद इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी। ताकि वो एमएससी तक उसमें मास्टर्स बन जाए। बिल्कुल सर। और एक अच्छा जो है वो एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें भी उसमें, पाइथन और वो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें वो टाइमली सीख पाएगा और हमारी देश की जो प्रगति है उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दे पाएगा लंबे टाइम तक। सर आपने इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, सर उसका हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब एक सकारात्मक रूप में ज़्यादा वो अच्छा फायदा हुआ है या थोड़ा नकारात्मक उसका एक एस्पेक्ट भी रहा है? गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लेके आती है तो उसका इम्पैक्ट सकारात्मक देख के ही लेके आती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपनी कंट्री की तरफ ना देख के चाइना की अगर बात करें तो वहाँ जो कल्चर है वो यही कल्चर है कि आपको एकेडमिक पे कम ध्यान दिया जाता है और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा। तो उसी टेक्नोलॉजी, उसी एक थीम को अडॉप्ट करके ये एनईपी लागू की गई, क्योंकि आज से पहले ये चीज़ें नहीं चेंज हुई, जो पैटर्न चल रहा था वही चल रहा था। ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो कार्टोग्राफी लैब में वही जो मैनुअल डिजिटाइजेशन है अभी भी वही कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो हम लोग ये जीआईएस और रिमोट सेंसिंग भी सीख पाएंगे। सर जब किसी बच्चे का रोड मैप तैयार हो जाए कि उसको आगे इसी करियर में परस्यू करना है, तो एक इंडस्ट्री जो चल रही है जीआईएस की, उसके लिए उसको क्या आवश्यकता होगी सर? कोई फ्रेशर आवेदन देने जाए जॉब के लिए तो क्या क्या प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको आने चाहिए? जैसे कि अगर मैं बात करूं क्यू जीआईएस की, आर्क जीआईएस की, अरडास की, जीपीएस, जीएनएसएस या सर बहुत सारी लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, तो बच्चे को क्या पहले सीखना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी रहे? तो मैं इस पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कि एक हो गया हमारा ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो, दूसरा हो गया टेक्निकल, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस, जैसे जो हम लोग जिस पाइथन लैंग्वेज की, एक ज्योग्राफी स्टूडेंट पाइथन लैंग्वेज नहीं आती होगी क्योंकि वो अभी एमएससी करके आया, तो उसने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, उसने पाइथन नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल सर। तो हर एक के लिए जीआईएस की इंडस्ट्री में जगह है। जैसे अगर कोई कंप्यूटर से आ रहा है तो उसको ये नहीं पता कि चट्टानें किस टाइप की होती हैं, एग्रीकल्चर में रबी खरीफ क्या है और कब बोई जाती है, कब उगाई जाती है, तो वो सारी चीजें उनको नहीं पता होती। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, यही जो साइंस है एक अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो
तो जब भी अगर मैं भी एक तरह से कंपनी का फाउंडर हूँ टेरा टू मैप, और मेरी जो पार्टनर कंपनी है द रमन सेंस, मैं उसका भी एक तरह से वेंडर हूँ। तो हम जब प्रोजेक्ट में हमें जब रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो हम यही चीज़ देखते हैं कि वो रेडी टू यूज़ हो और हमारे पास आते ही एक इंडस्ट्री को आउटपुट दे पाए। हम्म। तो आउटपुट कब दे पाएगा? जब वो पहले ट्रेनिंग ले चुका होगा जो सॉफ्टवेयर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में काम कर रहे हैं। ज्योग्राफी रिमोट सेंसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इडास इमेजिन है और ग्लोबल मैपर, इस टाइप के। और दो जीआईएस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो आर्क जीआईएस है, क्यू जीआईएस है। मैं अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम लोग रिमोट सेंसिंग की एनालिसिस यानी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पिक्सल्स की बात करते हैं। हाँ जी। जब हम लोग जीआईएस की बात करते हैं तब हम लोग पॉलीगन्स और जो इंफॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। सर इसमें थोड़ा सा अगर आप बच्चों को बता देते कि पिक्सल और पॉलीगन में क्या अंतर होता है। जी, पिक्सल जो होता है, एक पिक्सल एक इमेज, जैसे हम लोग सैटेलाइट से जब इमेज एक्वायर करते हैं तो वो इमेज या वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डीएन वैल्यू के रूप में प्रोवाइड होती है। और जो डीएन वैल्यू है वो पिक्सल में अगर डेफिनेशन दूं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज इज ए पिक्सल। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इमेज का उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। और वो जो पिक्सल का जो साइज है उसको हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। वो 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, यानी कि ग्राउंड का 5 मीटर एक पिक्सल अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो उसका 5 मीटर का रिजोल्यूशन हो गया। तो वो जो और उस रिजोल्यूशन और उस पार्टिकुलर पॉइंट की एक वैल्यू रहती है जिसको हम डीएन वैल्यू बोलते हैं, डिजिटल नंबर वैल्यू। तो वो जो इंफॉर्मेशन आई वो एक नॉर्मल आदमी को या जो लेमैन है उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या डीएन वैल्यू क्या है। बिल्कुल सर। तो वो जो इंफॉर्मेशन जब हम लोग जनरेट करते हैं, लाइक अगर मैं एनडीवीआई कर रहा हूँ तो एनडीवीआई में एक रेंज होती है, एक अच्छी हेल्दी जो क्रॉप है उसकी +5 से 0.5 से लेके 0.67 तक। तो वो हमें पता है कि कौन से क्रॉप की है, हेल्दी क्रॉप है, पुअर क्रॉप है, वो सारी। तो उसके बाद जो एनालिसिस किया हमने, उसके बाद एक मैप जनरेट हुआ, वो जीआईएस से हुआ, वो विद लीजेंड होता है। और उसमें हम लोग वो जो मैप बनाया, जो आम लोग जिसको कलर से पहचान सकते हैं कि ग्रीन कलर आपका मस्टर्ड है, येलो कलर आपका व्हीट है, तो उस टाइप की जो एनालिसिस है वो रास्टर वेक्टर कह सकते हैं उसको। जैसे जो आउटपुट हमारे पास आया वो वेक्टर में आया, जो हमारे पास इमेज आई वो रास्टर में आया। रास्टर इज ए पिक्सल एंड वेक्टर इज ए लाइन पॉइंट पॉलीगन। जो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा था एक रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के, तो इसीलिए मैं इनको अलग अलग बोल रहा हूँ कि जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होगी वो आपकी इडास इमेजिन अच्छा करता है क्योंकि उसमें इंडाइसिस हैं और मॉडल्स हैं। जो मैप कंपोजिशन और जो हम लोग इंफॉर्मेशन जो मैनुअल अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आर्क जीआईएस अच्छा सॉफ्टवेयर है जो उसमें रिजल्ट्स निकाल सकता है। तो एक इंडस्ट्री के लिए हमें ऐसा एक एम्प्लॉय और एक ऐसा मतलब स्टूडेंट चाहिए जो आते ही जिसको सारा सॉफ्टवेयर का पता हो और वो आते ही हमें आउटपुट देना स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर का पता हो, क्योंकि प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें उसने रबी पे काम किया हो, हमें खरीफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो इंडस्ट्री खुद उस चीज को ट्रेन भी करती है बच्चों को कि आप खरीफ में जब काम करोगे तो राइस कैसे निकलेगा और कहाँ कहाँ से इमेज। लेकिन एटलीस्ट टूल तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। और वो टूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आप डिप्लोमा में भी सीख पाते हैं, जैसे डिप्लोमा इन जो इन्फॉर्मेटिक्स करते हो तब भी सीख पाते हैं। और अगर किसी स्कूल में वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे भी अब लैब स्टैब्लिश हो रही है जीआईएस की और रिमोट सेंसिंग की, तो वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर जो है सीख पाएँ तो मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छा काम कर पाएगी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। सर आज सबसे बड़ा हर्डल ये तो नहीं है कि हम स्किल कहाँ से सीखें, बट एक मेन दिक्कत ये रहती है बच्चों को कि जो सही अपॉर्चुनिटी है वो कैसे ग्रैब करें। बच्चे अक्सर कोर्स तो पूरा कर लेते हैं, वो सीख भी लेते हैं, बट सही जगह पर इंटर्नशिप उनकी नहीं हो पाती, उनको ढंग के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते और एक लंबे टाइम तक उनके जॉब नहीं मिलती। तो वो सर कैसे करें? और इसमें सर एक चीज़ और भी है कि ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं। जैसे आजकल लिंक्डइन का बड़ा चलन है सर, तो उसको बच्चा कैसे यूज़ करे जब वो स्टार्टिंग में कोर्स को एनरोल कर रहा है, और एक अच्छी
जॉब और एक बुरी जॉब में अंतर कैसे स्पष्ट कर सके, जो आपके आजकल एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं उसके अंदर। आपने एकदम से लाइनों क्वेश्चंस की जड़ी लगा दी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अच्छा मार्गदर्शन क्या रहेगा कि एक स्टूडेंट के लिए कि वो इस लाइन में एंटर कर सके और एक अच्छी जॉब जो है वो ले सके। तो देखो इसके बारे में मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है, और स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कंपनी है, जो यानी कि एम्प्लॉयर जो है और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं और एम्प्लॉय को अच्छे एम्प्लॉयर नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स जिसने जीआईएस से डिप्लोमा कर लिया, अब वो घूम रहा है कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। कारण कारण कोई भी कंपनी इतना जल्दी फेथ नहीं करती। रीजन है, रीजन ये है कि जितना भी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, करोड़ों रुपए की सैटेलाइट इमेज रहती है और बहुत सारा डाटा जो ऑलरेडी किया हुआ होता है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, इसलिए अनस्किल्ड मैन पावर को वो नहीं हायर करते। हम्म। और जो उनके लिए प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉय को रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया और उसके बाद 3 महीने के बाद एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, तो सबसे बड़ा लॉस होता है कि उसकी रिक्वायर जो जो उसको रिप्लेस करेंगे जिस मैन पावर से, उसके लिए फिर से इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर से वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। स्टूडेंट ये बोलता है कि जॉब नहीं है और कंपनी ये बोलती है कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं। तो इसके लिए जो है मीडिएटर जो रहते हैं, एजेंसीज जो रहती हैं जो जीआईएस में काम कर रही हैं, वो उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाती हैं और वो जो मैन पावर प्रोवाइड करवाती हैं वो लगभग अच्छा काम करती हैं और उन्हीं के ऊपर जो है वो बेस रहती है कंपनियां के हमें कौन सी एजेंसी से मैन पावर को हायर करना है। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे इस चीज को हम लोग मतलब कहाँ से वो स्टडी करें। स्टडी के लिए मैं बता दूं, सबसे जो अच्छा जो ऑल ओवर इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है वो सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट है। देखो हर जगह पे मैं बताऊं, आज से 10 साल पहले हिसार में कहीं पे भी, हिसार में नहीं हरियाणा में जीआईएस का कोई कोर्स नहीं था। हाँ जी। एकमात्र जामिया मिलिया इस्लामिया और कुछ 2-3 जगह पे साउथ में और दिल्ली में 1-2 जगह पे, तो ये डिप्लोमा इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स होता था। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं थे और लोगों नई नई टेक्नोलॉजी थी, तो विश्वास भी नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो एक बार विश्वास बनाना पड़ता है। तो वो जो उसके बाद जो बूम आया, अब आप देखोगे हिसार में लगभग 5-6 जगह पे जियोइन्फॉर्मेटिक्स का डिप्लोमा होता है। बिल्कुल सर। तो वो जो डिप्लोमा हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से हो रहा है, डिप्लोमा इन जीआईएस, उसके बाद जीजेयू से एमटेक हो रही है, एचएयू से डिप्लोमा इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स हो रहा है। अभी जो धांगड़ गांव है वहाँ पे आईटीआई में जियोइन्फॉर्मेटिक्स का डिप्लोमा अभी रिसेंटली आया है। उसके बाद में कैथल में नीलम यूनिवर्सिटी है और अ, आसपास जैसे अभी इसमें स्काईलाइन है रोहतक का, और दिल्ली में नेत्रा करके है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम लोग जीआईएस कर सकते हैं। और जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं टेरा टू मैप, हम भी अगर आप सर्च करोगे व्हाट विच इज द बेस्ट जियोस्पेशियल सेंटर इन हरियाणा, तो हर्षक के बाद मेरे ख्याल से टेरा टू मैप है। टेरा टू मैप और जियोस्पेशियल सेंटर हिसार। और जियो स्पेशियल सेंटर हिसार जो है, मैं खुद एज ए डायरेक्टर मैं ये बात बोलता हूँ कि आप जब भी करो, पहले डिप्लोमा इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स अगर आप कर रहे हो तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज है वहाँ से डिप्लोमा करो। आपको कितना पढ़ाया जाता है उसके बारे में नहीं बोलूँगा, कितना आपने वहाँ से प्रैक्टिकल सीखा, क्योंकि जब भी आप एज ए सब्जेक्ट उसको पढ़ोगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स को, तो आप थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा।
तो थ्योरेटिकल जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थ्योरेटिकल में नहीं समझ में आएगा। जब आप करोगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उस पे, जब आप सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि आप पहले देखो, सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस। तो डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचाती है, लेकिन आपको जॉब देता है एक्सपीरियंस और आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो आपकी प्रोफाइल, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने मार्क्स कितने लिए डजंट मैटर, क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है वो लगभग 80 से कम किसी के मार्क्स नहीं आ रहे मेरे ख्याल से, बिल्कुल सर। किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में। तो मार्क्स डजंट मैटर आपके कितने, डिपेंड करता है कि आप में स्किल कितनी है। अब जितनी भी जो जीआईएस में लगा लो या आईटी सेक्टर में लगा लो, सारी जॉब स्किल बेस्ड। अगर आपके पास स्किल है तो जॉब है, नहीं स्किल है तो जॉब नहीं है। तो डिग्री मैं बता रहा हूँ, डिग्री और डिप्लोमा आप कर सकते हैं बहुत सारी। आप जब भी नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के डिप्लोमा और कोर्सेज चल रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि हर देश चाहता है कि वो सुपर पावर बन जाए, और हमारा देश भी इसी की ओर अग्रसर हो रहा है कि हमारा जो जियो स्पेशल इकोसिस्टम है वो भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। तो सर, एक सवाल ये मन में, मेरे खुद के मन में भी है कि भारत खास तौर पर डिफेंस सेक्टर के अंदर ज्यादा जीआईएस का यूज कर रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है सर? देखिए, जीआईएस जितनी भी आर्मी है, जितने भी हर देश की आर्मी, जो जीआईएस की हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये आज से बहुत साल पहले जो है, बहुत मतलब 3-4 डिकेड पहले सबसे पहले आर्मी के लिए यूज हो चुका है और हो रहा है। सबसे पहले आर्मी के लिए, सिविलियन में तो और प्लानिंग्स के लिए तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग बाद में यूज होने लगा। सबसे पहले राडार की बात करें तो राडार सबसे पहले आर्मी के लिए यूज हुआ। तो राडार बेसिकली यही है कि आपका जो भी नेविगेशन है, जितना भी आपकी, जैसे राडार की बात करें या सोनार की बात करें, तो दोनों केसेस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी दुश्मन को आइडेंटिफाई करने में, कि किसी के एरोप्लेन्स अगर आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में राडार के उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कब तक पहुँच जाएगा, ये सारी जीआईएस की। उसके बाद में जैसे अभी सोनार की बात करें तो जैसे पनडुब्बी सबमरीन्स और मैरेन्स और ये सारी चीज़ें जो समुद्र के नीचे जो सेना काम करती है, जो दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा रहता है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है और कितने। तो हम लोग एक तरह से बच भी सकते हैं और अटैक करके दूसरे दुश्मन को हरा भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर रिसेंटली मैं अगर एग्जांपल दूं सिंदूर ऑपरेशन का, तो ये सारा जीआईएस बेस्ड था, और जितना भी पाकिस्तान का जो एरिया था उस पे लगभग सैटेलाइट्स उन्होंने जियो स्टेशनरी कर दिए थे। मीन्स एक तरह से एक ही जगह को फोकस कर रहे थे और क्या एक्टिविटी हो रही थी, सारी की सारी मॉनिटरिंग जीआईएस मतलब सैटेलाइट से हो रही थी। और दूसरा, जो हम लोग बम की बात करें या फिर दुश्मन के जो बैंकर्स हैं उनको ख़त्म करने की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ड्रोन कर रहा था। और ड्रोन का मैं बता दूं, अभी जैसे मेरठ छावनी में और बहुत बड़ा आईटी सेल जो है वो ड्रोन बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जो अगर वार होगी तो वो ड्रोन से भी होगी। तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी जिसमें ड्रोन डिस्पेंसर आ गए, ड्रोन डिस्पेंसर यानी बॉम्ब डिस्पेंसर फ्रॉम ड्रोन। सर, अभी यूएसए ईरान वॉर के अंदर भी हमने देखा कि जो ईरान कंट्री है वो बड़ा ही प्रिसाइज अटैक कर रहा है ड्रोन की हेल्प से। तो ड्रोन कैसे इसमें काम करता है सर? ड्रोन बेसिकली आपका, एक ड्रोन की लिमिट रहती है, वो कंट्रोल्ड होता है। अगर ड्रोन एक, अगर आपको टाइमर, उसमें टाइमर अगर सेट कर दें तो ड्रोन के लिए रिमोट की ज़रूरत नहीं है, वो आप उसने फ्लाई कर दिया और जियो कोऑर्डिनेट आपने सेट कर दिया तो वो आपका ऑटोमेटिकली बम को डिफ्यूज़ कर देगा, मतलब उसको छोड़ देगा उस जगह पे। तो एक तो वो हो गया ड्रोन। तो अब जो नेक्स्ट जो वॉर होंगे, जितने भी होंगे, ईरान का और इराक का और ये नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी अब वॉर होगा तो वो ड्रोन से होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता उसके सेना का आदमी मरे। तो जितना भी होगा वो ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन अनमैन्ड व्हीकल है और उसको उसमें अब आदमी, एक आदमी कितना एक गन से कितना मार सकता है।
लेकिन ड्रोन क्या है, ड्रोन में अभी मैंने देखा रिसेंटली जो वीडियो में अभी बता रहा था, उसमें 8-10 बम लगे होते हैं और एक एक करके उसको वो डिस्पेंस करता है, मतलब छोड़ता है एक एक करके। तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और ड्रोन जो है वो बहुत बहुत मतलब चीप क्वालिटी पे बनाए जा रहे हैं, बहुत सस्ते, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो वो बहुत ज़्यादा चीप, टैंक, आर्मी टैंक और इन पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ें हैं, एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें। ड्रोन अगर मान लो एक ड्रोन 2 बंकर भी अगर डिस्ट्रॉय करता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इज अ बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर surveillance, best technology for mapping, and best technology for like extra purpose like अभी तो मतलब पेंट भी हो रहा है उससे। अभी जो पर्वतारोही है उनके लिए सामान पहुंचाने के लिए अभी DJI ने जो है वो 10 किलो तक का उठा के और उस चीज़ को मतलब मटेरियल पहुंचाने के लिए यूज किया और वो सक्सेस भी हुआ। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, खाने पीने का सामान पहुंचाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ है नहीं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर एवरी पर्पज। तो डिजास्टर के अंदर भी आजकल ड्रोन्स काफी यूज हो रहे हैं, जो भी एरिया प्रभावित होते हैं डिजास्टर से, वहां पर ड्रोन की हेल्प से मिटिगेशन वगैरह होता है सर। हाँ, डिजास्टर क्यों, सैटेलाइट इज आप ये मान सकते हैं, मैं सैटेलाइट और ड्रोन का अगर एग्जांपल दूं तो सैटेलाइट एक रेल की तरह है, निकल गई तो निकल गई, फिर दोबारा जो टाइमिंग होगा उसका तब आएगी। ड्रोन इज ए टैक्सी। टैक्सी का मतलब जब मर्जी हम उसको उड़ा सकते हैं, जब मर्जी उसको उतार सकते हैं। इमीडिएटली अगर कुछ मैपिंग चाहिए तो आप ड्रोन से कर सकते हैं। सैटेलाइट का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, फायर अब लगी है और सैटेलाइट का पास 2 दिन बाद है तो उसका वेट नहीं करेंगे ना हम लोग। तो ड्रोन क्या है, ड्रोन हम लोग फ्लाई करेंगे और ड्रोन से जो जो मैपिंग होगी उसी से हम लोग प्लानिंग भी कर पाएंगे इमीडिएटली, और उसी से हम लोग उसको रोक भी पाएंगे। जैसे फॉरेस्ट फायर है, ये जो इमीडिएटली इंसिडेंट होते हैं ना, फॉरेस्ट फायर होगी, फ्लड होगी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनमें हम लोग सर्विलेंस कर सकते हैं, कहाँ तक आ चुका और कहाँ क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें ड्रोन से हो सकती हैं। सर आजकल ये जो बदलता हुआ इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का, इसमें एआई की हम बात करते हैं, ये आज का जमाना, भविष्य का जमाना एआई समित रहेगा। हाँ। तो क्या सर जो बच्चे भी जीआईएस स्टार्ट कर रहे हैं उनको जब जॉब्स लेने का जब अवसर आएगा तो उसमें एआई अड़चन पैदा कर सकता है, ये बात कितनी तक सीमित रहेगी सर? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी की जॉब को प्रभावित नहीं करती। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, आप अगर हिस्ट्री में भी देखोगे तब भी कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी आई है तो किसी की एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं हुआ। जो टेक्नोलॉजी है वो आपका जॉब जॉब नहीं लेती, मतलब जॉब जॉब पे प्रभाव नहीं डालती, बल्कि जॉब की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। लाइक अभी जो काम आप मैनुअल कर रहे थे वो आपको कंपनी ऑटोमेटेड करवाएगी, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और ऐसा लोग मानते हैं कि जैसे मान लिया किसी ने, अपनी लाइन की बात करूंगा जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की, कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं तो अभी जीआईएस एनालिसिस्ट हूं और एआई उस चीज को एरिया एस्टिमेशन करके दे देगा, अभी मेरी क्या जरूरत है? यही क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एआई इज ए टूल, नॉट एवरीथिंग। अगर आप एआई से एरिया एस्टिमेट कर रहे हैं तब भी हमको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फॉल्स होते हैं। एआई जो करता है वो फॉल्स होते हैं। हम लोग अभी एआई की आज बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की, एमएल की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये जब से एडास, इमेजिन और ये सॉफ्टवेयर जब आए थे, ये भी तो मशीन लर्निंग है। हम लोग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले मशीन को लर्न ही तो करते हैं कि कौन सा पिक्सल आपका कॉटन का है, कौन सा पिक्सल राइस का है, तभी तो मशीन रिजल्ट देती है। तो ये एमएल तो हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। बस एक चीज जुड़ गई इसके साथ में, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनसे भी बोलते हैं कि कई लोगों में भ्रम है कि चैट जीपीटी मैप बना के दे देगा। नहीं बना के दे सकता। मैप आपकी ग्राउंड की एक्चुअल पोजीशन है, जिसको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि गतिविधियां टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और वो मॉडल बेस पे काम करता है। बिल्कुल सर। तो आपको ग्राउंड से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और ह्यूमन यानी कि फिजिकली उसको चेक करना पड़ेगा, तब आपका एक्चुअल डाटा आएगा।
क्योंकि ये सब जो, अगर मान लिया, मैं सपोज करो एग्जांपल दूंगा, अगर एआई से अगर ये सारी चीजें होने लग गई तो फिर तो मेरे ख्याल से किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सारे के सारे ही अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई इज ए टूल, नॉट एवरीथिंग, एक टूल है और ये सीखना जरूरी है। और मैं तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप मैक्सिमम इन चीजों का यूज करो, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड मत रहो कि आप अगर कोई रिजल्ट आपको मिला, चाहे वो चैट जीपीटी से मिला, चाहे वो आपको जेमिनाई से मिला, या किसी भी ArcGIS के टूल, ऐसा एआई टूल, गूगल अर्थ इंजन की बात करूंगा, उसको भी जब हम लोग जब हम एनालिसिस करते हैं LULC या किसी क्रॉप एरिया एस्टिमेशन के लिए, फिर भी हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, ग्राउंड से उसकी एक्यूरेसी असेसमेंट करते हैं। वो सारी चीजें करने के बाद में अगर वो फिर भी हमें मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर से करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, सैटेलाइट इमेज में अगर हम लोग मॉडल बना दें, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा ताकि क्लियर हो सके एआई का। अब मान लो मैंने एक आज की इमेज, सारे सर्कमस्टांसिस, मैंने सॉइल का सैंपल लिया, बिल्कुल सर। मैंने वाटर का सैंपल लिया, एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, मतलब जो मेरा स्टडी एरिया है, जैसे 1 एकड़ मेरा स्टडी एरिया है, उसका मैंने पानी का सैंपल लिया, उसका मैंने सॉइल का सैंपल लिया, उसकी क्लाइमेट मैंने सारी मेजर की, उसका टेम्परेचर मेजर किया, और उसका जो रेनफॉल का जो डाटा है वो सारा, पानी का और पानी की क्वालिटी, ये सारी चीजें मैंने एक गैदर की। उसके बाद मैंने क्या किया, उस पार्टिकुलर क्रॉप का मैंने सीड का मॉडल, जो मतलब जो सीड का वैरायटी है वो नोट की। उसके बाद मैंने उसकी पूरा वीकली मॉनिटरिंग की कि वो कितना ग्रो कर रहा है, क्या उसमें क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। वो सारी चीजें करने के बाद में फिर मैंने उसी डेट के सैटेलाइट डाटा से उसको एनालिसिस किया। ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, जिस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट का जो डेट है, उस डेट में मैंने सैटेलाइट इमेज को एनालिसिस किया और मैंने मॉडल बनाया। मॉडल में मैंने सारी चीजें मैंने डिफाइन की कि सैटेलाइट डाटा कौन सा है, सेंटिनल है, और सेंटिनल में भी कौन सा 2 है, लेवल 1 है कि 2 है, वो लेवल 1 2। उसके बाद मैंने फिर सॉइल का डाटा और वो सारा करने के बाद मैंने एक इंटरपोलेटेड मैप बनाया, जिससे हमें ये पता लगा कि, और ईल्ड असेसमेंट की, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ईल्ड निकाला कि कितना उस एकड़ में से ईल्ड निकला। तो एक मॉडल तैयार हो गया कि अगर ये सारे पैरामीटर सेम हो, सॉइल भी सेम, उस क्रॉप का मॉडल मतलब वैरायटी भी सेम, और सैटेलाइट इमेज भी सेम, और उसी डेट की, तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि एआई की बात आ गई, जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, पिछला जो मैंने काम किया, अगर वो सेम कंडीशन नेक्स्ट ईयर है तो एक्चुअल रिजल्ट आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब क्यों? क्योंकि ग्राउंड है, वेदर है, कंडीशन है, सॉइल भी चेंज हो जाती है। और अगर मान लिया सैटेलाइट डाटा मैंने 19 मार्च का लिया, सपोज 19 मार्च का, नेक्स्ट ईयर में जो इमेज आई वो 20 मार्च की आई, 20 मार्च जिसमें फॉग था, थोड़ा बहुत क्लाउड, मतलब उसमें फॉग था, या फिर उसमें क्लाउड आ गया, या थोड़ा बहुत कुछ डिस्टोर्ट आ गया, मतलब रेडियोमेट्रिक कह सकते हैं, क्लाइमेटिकल कह सकते हैं उस चीज को। तो वो डिस्टोर्शन अगर आ गया तो एआई फेल है। कहाँ क्या करोगे एआई से? बिल्कुल सर। वो जो सर्कमस्टांसेस चाहिए थे वो सब फेल हो गए। अब क्या करोगे? अब मैनुअल करना पड़ेगा ना सर, वही मॉडल फिर से करना पड़ेगा कि अगर वो नेक्स्ट मतलब 5 दिन के बाद इमेज आ रही है तो कब 27 तारीख होगी, तो 27 तारीख में तो सारा सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है। और उसमें भी अर्ली सोइंग और लेट सोइंग, एक फार्मर जिसके लिए का मैंने काम किया, हो सकता है उसी फार्मर ने जो है वो क्रॉप, फार्मर थोड़ी एआई जानता है, वो तो क्या पता 10 दिन के बाद में लगाए क्रॉप, फिर वो सारा एरिया एस्टिमेशन बिगड़ जाता है, क्रॉप की वैरायटी चेंज होगी। तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में हमको एनुअली काम और टाइम सीरीज काम जो है वो रेगुलर उसी मोड में करना पड़ेगा। एआई की सिर्फ इतनी मदद ले सकते हैं कि वो हमें नियर अबाउट, यानी कि कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो एआई से कर लें तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको भ्रम में मत पड़ो, एआई भी सीखो, नई टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी सीखो, काम वर्क जो है टेक्नोलॉजी जब आएगी
तो काम करने का नेचर ऑफ वर्क चेंज होता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। सर अब बात उन बच्चों की करते हैं जो जीआईएस रिमोट सेंसिंग के अंदर रिसर्च के फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आने वाले सर जो 10 साल हैं, कौन से ऐसे एरियाज होंगे जो उनको चुनना चाहिए जो जीआईएस रिमोट सेंसिंग के अंदर उनके लिए भविष्य के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग है वो खुद में ही रिसर्च है। हम्म। वो रिसर्च के ही सब्जेक्ट हैं और रिसर्च के लिए ही ये टेक्नोलॉजी आई है। सर इसमें दूसरा, जैसे कि मैं एक बात ऐड करूंगा कि अभी रिसेंटली जो कुल्लू नेशनल पार्क है, टाइगर सेंचुरी है, वहां पर जियो टैगिंग करी गई जी टाइगर्स की। बिल्कुल। तो जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन टेक्नोलॉजी का? और ऐसे कई सारे उदाहरण है कि जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो वेजिटेशन है वो कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें उसकी हेल्प हो सके। देखिए, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो सबसे पहले तो कुछ चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो लुप्त होती प्रजाति है उनको सेव करना है। अब वो सेव करना है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग भी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि ओपन एरिया में जब आप किसी चीज को देख नहीं सकते तो वहां पे फिर ड्रोन काम आते हैं या फिर जीआईएस टेक्नोलॉजी काम आती है। आज से पहले जो नहीं थे ड्रोन्स, दूसरा ये था कि पहले ये था कि जो लुप्त होती प्रजाति जैसे टाइगर है, उसके शरीर में या उसके मतलब आउटर एरिया में कहीं जीपीएस सेट कर देते थे। लेकिन वो जीपीएस जो सेट होता था इंस्ट्रूमेंट, कई कारणों से, जैसे बहुत सारे, जब वो भागता है या फिर किसी जानवर से मुठभेड़ होगी या फिर वो क्या है, कहीं ना कहीं टूट जाता है या कहीं ना कहीं लैप्स हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें लैप्स हो जाती है। तो अब जो टेक्नोलॉजी ड्रोन का, जिसमें हम लोग थर्मल सेंसर जिसमें है, तो वो थर्मल सेंसर की वजह से उस फिजिकल एक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं, जो कि आर्मी में भी काम आता है और जो जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी फाइंड आउट करने में काम आता है। क्योंकि एक बॉडी की हीट होती है और उस हीट को डिटेक्ट करके वो सेटेलाइट जो उसमें जो सेंसर रहता है वो लोकेशन एक तरह से उसकी फाइंड आउट कर सकता है कि कितने कितने एरिया में वो गया है या जा सकता है। तो ये एक तरह से साइंस है कि आप उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, उस चीज़ पे निगरानी रख सकते हो। बेसिकली अगर सर्विलेंस होगी तो सेविंग भी होगी, सीधी सी बात है। अगर आप सर्विलेंस कर सकते हो, उस पे निगरानी रख सकते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हो। तो ये है। दूसरा, आप बता रहे हो उस चीज़ का कि डिजास्टर में जो है वो कैसे हेल्प करेगा। जब हमें कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाए तो हम लोग डिजास्टर भी बचा सकते हैं, सीधी सी बात है। सर और कौन से ऐसे रिसर्च के एरियाज हैं जिन पर हाँ, बच्चे अपना भविष्य बना तो सकते हैं? रिसर्च का मैं बताऊं कि रिमोट सेंसिंग अब मैक्सिमम, आप लिटरेचर को छोड़ दो, मैं आपकी सारे जो ये जो क्वेश्चन है ना, एक ही बात में कंक्लूड कर दूंगा कि जितने भी आपके लिटरेचर्स हैं, हाँ यानी जी। कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ दो, बाकी हर जगह पे जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में रिसर्च हो रही है। आप अगर एग्रीकल्चर में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अगर कोई सॉइल पे काम कर रहा है तो उसको मैप चाहिए। अगर वो किसी क्रॉप पे कर रहा है तो उसको भी एरिया एस्टिमेशन के लिए मैप चाहिए कि कितने एरिया में मस्टर्ड लगे, अगर मस्टर्ड पे काम कर रहा है तो। अगर वो आपका अर्बन का, अगर अर्बन प्लानिंग का अगर स्टूडेंट है, अर्बन प्लानिंग पढ़ रहा है, तो उसको अर्बन के लिए मैपिंग चाहिए, उसमें भी जीआईएस अगर यूज होगा। जितने भी टैक्स कलेक्शन में है, वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन, उसमें आपका जीआईएस का यूज होगा, वो रिसर्च है। और अगर आप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब उन सब्जेक्ट को छोड़ दो जो लिटरेचर के हैं, जो लैंग्वेज के हैं, बाकी सभी में जीआईएस मैक्सिमम यूज हो रहा है। हर एक फील्ड में एक ऑब्जेक्टिव, चाहे वो पीएचडी कर रहा है, चाहे वो एमफिल कर रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से मिलेगा। चाहे वो सेंसस पे काम कर रहा हो, चाहे स्टैटिस्टिकल डाटा पे काम कर रहा हो, तब भी उसको इन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आपका ये है कि वो आने वाले 10 साल में किस रिसर्च पे काम करे। हाँ जी। तो रिसर्च क्या होती है, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं तो सबसे पहले आप, और रिसर्च का मतलब ये है कि अगर आप किसी टूल से, किसी साइंस से अगर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो दैट इज रिसर्च। तो वो जो रिसर्च है वो आप पहले ये देखो कि आपके एरिया में प्रॉब्लम क्या है। अब मान लिया कि आपने जीआईएस कर लिया और पढ़ भी लिया और आपने अच्छा सॉफ्टवेयर पे भी काम कर लिया, अब चाह रहे हो कि आप एक रिसर्च करें कोई जो यूजफुल हो आने वाले 10 साल में। अब 10 साल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एनवायरनमेंट की है, देखो, क्योंकि आएगी।
क्योंकि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQ जो इंडेक्स है वो इतना हाई जो हो रहा है, उसको कैसे मेंटेन करें और क्या क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो 10 साल का तो एजेंडा यही है। दूसरा रिसर्च ये है कि अर्बन प्लानिंग का, क्योंकि शहर में जितने भी जो सिटीज़ हैं वो उनमें जो सेंटर जो कोर एरिया है वहाँ पे कहीं पे भी जगह अब बची नहीं है रहने के लिए। जो आउटर एरिया है वहाँ पे प्लानिंग होगी। हाँ जी। तो वो प्लानिंग कौन करेगा? वो प्लानिंग तुम एज ए रिसर्च कर सकते हो कि आप एक गवर्नमेंट को प्लान दे सकते हो अपनी रिसर्च में कि यहाँ यहाँ पे पहले इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं कि आप अगर अर्बन प्लानिंग का कर रहे हो तो पहले 10 साल का डाटा लिया आपने, हम्म, फिर आपने देखा कि दूसरा अर्बन स्प्रॉल जिसको बोलते हैं, हम्म, अर्बन स्प्रॉल और कहाँ कितना, और दूसरी उसमें भी काफी सारे, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक आपने अर्बन स्प्रॉल और कितना निकला, कितना एक्सटेंड हुआ, वो सारी चीजें निकाल के दे दी, नहीं, किस डायरेक्शन में हुआ। हम्म, अब उसमें डायरेक्शनल जोन भी होता है और कॉन्सेंट्रिक जोन भी होता है। तो आप अगर सर्कल से करेंगे उसको कि कॉन्सेंट्रिक जोन कौन से जोन में, उसकी भी कैटेगरी होती है 1 2 3 ऐसा करके, और डायरेक्शनल का भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसी पैटर्न पे हम लोग अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। हम्म, तो ये एक रिसर्च हो सकता है। दूसरा रिसर्च ये कि ग्राउंड पे जो वेस्टलैंड है, हम्म, क्योंकि एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, जो फर्टाइल है उसके लिए तो प्लानिंग करना ही नहीं है, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे हम लोग? जो आपकी वेस्टलैंड है उस वेस्टलैंड को हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं, मतलब उसका यूज कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल दूंगा, ऐसी ऐसी रिसर्च, जैसे अगर हम लोग, जैसे अभी आप सोच रहे हो 10 साल की रिसर्च, 10 साल पहले भी किसी ने सोचा कि मेवात के ऊपर, मेवात में आज से पहले वहां पे कुछ भी नहीं होता था। हम्म, था तो क्या था? सैलाइन वाटर और सैलाइन लैंड। तो वहां पे एग्रीकल्चर का कोई ऐसा इशू नहीं, मतलब था ही नहीं एग्रीकल्चर तो, लेकिन वो किसी की नज़र में भी नहीं था। तो जब GIS और रिमोट सेंसिंग में उसका कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे इस चीज़ का लैंड का क्योंकि बहुत बड़ा मास है वो, उस चीज़ को वेस्ट तो हम्म, नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अब क्या मछली पालन होता है, उस चीज़ को देखा गया, उसकी मतलब पानी की क्वालिटी कैसी है, तो वो सारा चेक करने के बाद में देखा गया कि यहाँ पे सस्टेनेबल क्या चीज़ हो सकती है। हम्म, तो देखा कि फिशरीज हो सकती है, मार्केट भी है गुड़गांव। तो वहाँ मतलब वो जो है वो एग्रीकल्चर की बजाय एक्वाकल्चर हो रहा है, फिशरीज हो रही है और करोड़ों में टर्नओवर आ रहा है। तो इस टाइप की जो प्लानिंग है हम लोग अगर इनिशिएट करें तो बहुत सारा, हरियाणा में अब भी बहुत सारा वेस्टलैंड पड़ा है, तो इस पे भी जो हम लोग आने वाली जो जनरेशन है वो इस पे काम करें। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम आती रहती है, एक प्रॉब्लम खत्म होगी दो दूसरी आएगी, सीधी सी बात है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व करो। ईंट भट्ठे एक प्रॉब्लम है, हर कहीं लगा देते हैं, हम्म, तो उसके लिए प्लानिंग बना सकते हैं उसके लिए। तो वो भी एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन का कारण रहता है। दूसरा ये जो फायर स्टबल बर्निंग और राइस स्टबल बर्निंग और वीट स्टबल बर्निंग, इनके लिए ये तो डायनेमिक प्रॉब्लम है, ये तो हर साल रहती है, हर साल न्यूज़पेपर में आता है। तो ये इन पे हम लोग इन फ्यूचर काम कर सकते हैं 10 साल में। और लैंड डिग्रेडेशन का है, अब सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो राइस के जो एरिया डोमिनेंट एरिया थे वहाँ अंडरग्राउंड वाटर डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर वो राइस की कर रहे हैं। यानी कि अनअप्रोप्रिएट एरिया में अगर राइस की क्रॉप हो रही है तो पानी का लॉस हो रहा है। तो वो सारी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं और गवर्नमेंट को एक सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ ना लगा के यहाँ लगाए, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। सर आज भी कई स्टूडेंट के पास में एक ये इशू आता है कि जो स्पेशली जो ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते हैं हम्म, कि हमारे देश में आज भी जो डिजिटल डिवाइड है हम्म, वो बड़ा ही महत्व इशू है हम्म, कि लोगों के पास में प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और जो हमेशा रिसोर्स चाहिए होते हैं जैसे कि अच्छा लैपटॉप जिसमें अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो और एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो जिसपे जीआईएस वाला इंसान काम कर सकता है, तो उन बच्चों के लिए सर आपकी क्या राय है? देखिए GIS और रिमोट सेंसिंग हर रूरल पे भी काम कर रहा है और अर्बन पे भी काम कर रहा है, लेकिन बात है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए जब गवर्नमेंट ने आपके कॉलेज मतलब टाउन में खोल रखे, किसी गांव में कॉलेज तो नहीं होगा मेरे ख्याल से जहां वो हायर एजुकेशन के लिए जाते होंगे, है ना? जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट होगा वो टाउन में होगा। हम्म, और अगर टाउन में, दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की, और अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिनके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। हम्म, अब अगर वो
आना क्योंकि देखो ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप ऑनलाइन सीख पाओ या यूट्यूब देख के आप सीख पाओ। आपको किसी उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट या उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना पड़ेगा। अब जो आज से पहले जो सिचुएशन थी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, वो हमारे हरियाणा में ही बहुत कम थी ये चीजें। आपको एनसीआर में कहीं दिल्ली में या फिर नॉर्थ साउथ मतलब इंडिया में आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है आपके लिए बहुत इजी हो गया है। जो ग्रामीण जो मतलब जैसे गांव में रहते हैं, और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो लड़कियों के लिए, कि अभी भी जो है वो जो गर्ल्स हैं मतलब फीमेल जो हैं वो इतना ज़्यादा गांव के या फिर मतलब ग्रामीण लोग जो है इतना ज़्यादा उनको नहीं सोचते कि वो इस इंडस्ट्री में आए या फिर आगे मतलब इस इंडस्ट्री में काम करें। ये क्योंकि उनका ये रहता है कि आप एमएससी हो गया आपका, फिर टेक्निकल और ये सारी चीज़ें नहीं सोची जाती। लेकिन फिर भी अभी जैसे रिसेंटली मतलब मेरे इंस्टीट्यूट और मेरे जियो स्पेशियल सेंटर की बताऊं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे पास विलेज से आदमपुर और आदमपुर के आसपास के और महेंद्रगढ़ और इस रेवाड़ी साइड के स्टूडेंट, सिरसा के कुछ, और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम गर्ल्स हैं और रूरल से। तो अब जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है। जो चीज़ें जो सर्कमस्टांसेस अब जो चेंज हो रहे हैं उसमें और इतनी महंगाई को देखते हुए जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम सोर्स नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपना परिवार में जो है फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हो पाओगे। और ये जब आप एजुकेशन आपने गेन कर ली तो सीधी सी बात है आपको अर्निंग तो चाहिए, है ना। तो ग्रामीण का ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं है कि आजकल इंटरनेट नहीं है। और दूसरी बात सॉफ्टवेयर से जहाँ तक है कि हर कोई लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लैपटॉप इज ए सिस्टम, और वो सिस्टम जो है वो हिसार के आसपास के लिए तो देखो टेरा टू मैप है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, और ये और बाकी जो जैसे दूर दराज के जैसे सिरसा है यहाँ पे इतना नहीं है, आपका फतेहाबाद है यहाँ नहीं है। हिसार के आसपास के जो स्टूडेंट्स है वो तो एटलीस्ट इसका फायदा उठा सकते हैं कि आसपास सीखने के लिए भी काफी है और ये सारी चीजें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू टू यू कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। और सर आज की जो जनरेशन है जेन जी जनरेशन है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं पीआर जोग्राफर्स के लिए, उनको आप सर क्या संदेश देंगे? सर जो हमारी थीम भी है चैनल की, वेयर पर्सपेक्टिव मीट्स रियलिटी, तो आप क्या कहेंगे सर? थैंक यू सो मच आपका भी। और मैं जो पीआर जोग्राफर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनको यही, और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं और जो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ और यही एक की ऑफ सक्सेस बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो आप जो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और कभी भी प्रैक्टिस को मत छोड़िए। अगर आप ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग में या टेक्निकल लाइन में जब आना चाह रहे हैं तब। दूसरा कि आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा ना करें, फोकस मत करें कि आपको सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं या फिर आप हार्ड कॉपी में ये चीजें, आप मैक्सिमम जो है वो स्किल गैदर करो। जितनी ज्यादा स्किल गैदर करोगे उतनी ही आपकी जॉब की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसी इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टीम पीआर जोग्राफर्स की। थैंक यू वेरी मच।